एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आज की हमारी ये थर्ड वीडियो होने वाली है, थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट में आपके कुछ 2016 से लेकर के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको डिस्कस करवाया था विद एक्सप्लेनेशन, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके ये जो क्वेश्चन नंबर देख रहे, क्वेश्चन नंबर 34। ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये आपके 2020 का है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बाकी के 33 क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इसका पार्ट 1 जो मैंने करा है वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे 33 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे। आज हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 में मैंने आपके 2020 के और 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा है। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन पेपर चेकआउट करना है तो आप पार्ट 1 देखना। अगर नेक्स्ट में बात करूँ पार्ट 2 की, इसके अंदर मैंने आपको 2018, 2017 और 2016 ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैंने पार्ट 2 में आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ टोटल 25 कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। आज हम इसके बाकी के क्वेश्चन जो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो होगा आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 34 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो प्लेलिस्ट आप देखोगे मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 2016 से 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारी वीडियो उसके अंदर मिल जाएगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी एक सेपरेट वीडियो है। तो ये मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही। तो जिसको भी अपने 2021 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पे वीडियो देखना चाहते हो तो लेक्चर सेपरेटली अपलोडेड है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको हमारे चैनल पे 9:30 PM पे हमेशा चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जब भी वीडियो चैनल पे आएगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने जो आपकी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। क्वेश्चन है द गिल्डेड एज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज मार्क्ड बाय। तो गिल्डेड एज आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो इसमें किस चीज़ से रिलेटेड आपको बात बताइए। ये आपका यहाँ पर आपको क्या ये टर्म देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, आपका जो ये गिल्डेज एज है ये आपकी टर्म जो है पूरे सिविल वॉर के बारे में बताता है, जो कि आपको पता है कब हुई थी, 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। 20वीं शताब्दी में आपको ये देखने को मिलता है। और अगर मैं ये बात करूँ इस पर एक बुक भी लिखी गई है। अगर आपसे कोई सेपरेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए द गिल्डेज एज जो कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर एक बुक भी लिखी है। किसने लिखी है, जितने भी स्टूडेंट को पता जल्दी से कमेंट करके बताओ। द गिल्डेज एज अ टेल ऑफ टुडे, ये बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखी है, आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को पता है ये बुक है। और आपको बताना है ये बुक जो है ये बुक किसने लिखी थी, इसी समय पर ये लिखी गई है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये एक क्या है, नॉवल है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ भी पूछी जाती है। तो याद रखना है कि ये एक नॉवल है। दूसरी बात अगर हम बात करें ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपके लिखी गई है मार्क ट्वेन के द्वारा। मार्क ट्वेन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आगे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये एक बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि ये एक नॉवल है, मार्क ट्वेन के द्वारा ये लिखी गई है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है राइज ऑफ बिग बिजनेस, मोनोपोलिज्म, ग्रोथ ऑफ ट्रस्ट ओन्ड कंपनी, या फिर ये ऑल ऑफ दीज। तो इस एज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है यूनाइटेड स्टेट में। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं। इस समय आपको एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे उसका राइज होते हुए नजर आएगा, मोनोपोलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो ट्रस्ट ओन कंपनी है उसका ग्रोथ भी देखने को मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है जॉन स्कॉट पाथ ब्रेकिंग इजी डील विद। तो जॉन स्कॉट पाथ जो है इन्होंने किसके साथ आपका जो ये ऐसे है जो डील किया था, किसके साथ? जेंडर एज अ कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, या फिर कास्ट एज अ कैटेगरी ऑफ एनालिसिस, या फिर ये दोनों ही ऑप्शन सही है, या फिर ये दोनों ही ऑप्शंस आपके गलत है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे जॉन स्कॉट पाथ ब्रेकिंग ऐसे जो इनका डील करता है वो आपके जेंडर एज अ कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये इस पर आपके जो जेंडर है उस पर इसकी कैटेगरी को, आपके जो पूरे हिस्टोरिकल को इसने क्या किया था, आकलन किया था, उसका एनालाइज किया। तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है क्या वो सिर्फ इंग्लिश में होगा? नहीं, ये बाइलिंगुअल होता है, आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रही बात, मेरे पास ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है तो इसी वजह से आपको ये सिर्फ इंग्लिश में नज़र आ रहा है, अदरवाइज आपके एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होते, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और यहाँ पर आप बस क्वेश्चंस देख के समझ लो, बाकी मैं इसको हिंदी में आपको बता ही रही हूँ। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है और देखना है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन सा टॉपिक से आते हैं, देन आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैव मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन मेडिएवल यूरोप। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसका अच्छा खासा आपका कंट्रीब्यूशन रहा है आपके फ्यूडलिज्म के ग्रोथ मेडिएवल यूरोप के समय पर। तो सामंतवाद का यहाँ पे इसको बढ़ावा मिला था, उसकी ग्रोथ हुई थी आपके मेडिएवल यूरोप में, किसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है मार्क ब्लॉक, जॉर्ज दूबी, पेरी एंडरसन या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप लोगों ने सामंतवाद का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, ग्रोथ इसका पढ़ा होगा, वो भी मेडिएवल यूरोप का, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर जाके पढ़िएगा। मैं आपको बताती हूँ आपको पढ़ना भी कहाँ से, इग्नू के सोर्सेज से। इग्नू की आपकी MHI 01 की बुक है, ठीक है। इसमें भी आपको कौन सा, इसमें कुछ चैप्टर्स है, यूनिट 21, 21 और 22। आप इन तीनों चैप्टर को कर लोगे तो मेडिएवल यूरोप के जितने भी फ्यूडलिज्म के टॉपिक है यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ईजिली इसे कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हम मार्क ब्लॉक की अगर हम बात करें तो आपके जो फ्यूडलिज्म है मेडिएवल यूरोप में, मार्क ब्लॉक ने कहा था कि फ्यूडलिज्म जो है आपके हम 2 फेजेस यानी कि 2 चरणों में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है कि वो 2 फेजेस कौन से हैं। एक फेज जो यहाँ पर इन्होंने बताया वो है आपका 9 to 11 सेंचुरी का, और दूसरा जो फेज इन्होंने बोला है कि वो 11 to 14 सेंचुरी का, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ आपकी फ्यूडलिज्म का जो मेडिएवल यूरोप में ओवरऑल इसका टाइम पीरियड 9 to 14 सेंचुरी है, जिसको मार्क ब्लॉक ने 2 फेजेस में इसको डिवाइड करा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया इग्नू का सोर्सेज है MHI 1, वहाँ पर आप करना, PDF आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आप अपने गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगी। 20, 21 और 22 ये 3 यूनिट्स को अगर आपने पढ़ लिया, फ्यूडलिज्म से कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा आप 100% उसको करके आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा करेक्ट ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही हैं आपके फ्यूडलिज्म के ग्रोथ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द इस्लामिशिएट वॉज क्वाइंड बाय। तो ये टर्म आपको जो मिला है ये किसने दिया है ये आपको बताना है। अदुरनी, मार्शल हॉडसन, जॉन मार्शल, रिचर्ड हॉडसन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो याद रखना अगर आपके एग्जाम में ये दोबारा से अगेन कहीं आपको पूछ लिया जाए तो आपका इस्लामिक शिएट जो ये वर्ड है ये आपके किसके द्वारा दिया गया, मार्शल हॉडसन के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और है कि मैं हमारे चैनल पे जितने भी मैं आपके इग्नू के मटेरियल या उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स अपलोड करती हूँ आपको वो सारे वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इग्नू के सोर्सेज बहुत हेल्पफुल होते हैं। आगे भी मैं जितने भी वीडियोस लेकर के आऊँगी, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या कोई कॉम्पिटेटिव, आपको वो वीडियो देखनी है। ये वो वीडियो सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, वो आप सभी के लिए होती है, ठीक है। तो आगे हम जितने भी मैं टॉपिक्स लेकर के आने वाली हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वो सारी की सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड करे हुए, आप उन्हें भी देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हेलोट्स वर फाउंड इन, हेलोट्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में या बोस्निया में। अब बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चीज़ को भी पढ़ना है और समझना है तो इग्नू का ही सोर्स है, MHI 1 है, ठीक है। और यूनिट में अगर बात करूं तो यूनिट आपकी 12 है, ठीक है। यूनिट आपकी क्या है, 12 है। पूरा ग्रीक एम्पायर में आपका ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, आपने अगर इसको पढ़ लिया। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, हमारे चैनल पे एक ग्रीक एम्पायर का मैंने स्लेव्स ऑफ ग्रीक एम्पायर बताया हुआ है, वो टॉपिक देख लोगे तो इसका आंसर आप इजीली से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ कि इग्नू के जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करती हूँ आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद देखो क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ हेलोट्स की, तो आपको पता है पहली बात तो ये आपको ग्रीक एम्पायर में देखने को मिलते हैं। और जो ग्रीक एम्पायर में आपकी यूनानी में सभ्यता में जो रूल करते हैं वो आपके एथेंस भी थे और स्पार्टा में, ठीक है। पहले एथेंस रूल करते हैं, बाद में आपकी जो डोमिनेंस है, जो पावर है, वो आपके स्पार्टा के हाथ में आती है। रही बात आपके ये हेलोट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके स्पार्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। हेलोट्स ये आपके एक स्लेव्स है जिन पे बहुत ही ज़्यादा क्या अत्याचार किया जाता था, ठीक है। उनको पनिश किया जाता था और उन्हें लाइक लाइक एनिमल ट्रीट किया जाता था, बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। उन्हें हेलोट्स कहा जाता था स्पार्टा में, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है रॉबर्ट वेन के रिसर्च डील विद। तो रॉबर्ट वेंके हैं, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स नाम दे रखे हैं। इन्होंने रिसर्च किया था किसमें, प्री स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना रॉबर्ट वेंके ने आपकी प्री हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इस पे डील किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ भी पढ़नी होगी तो आपको इग्नू के ही फर्स्ट ईयर MHI 01 में यूनिट 5 में ये मिल जाएगा। यूनिट 5 आपका सोर्सेज से रिलेटेड चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम इग्नू के सोर्सेज से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बुक अगर आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम स्टोरियंस के नाम आपको वहीं बताए जाते हैं कि कौन से स्टोरियंस ने कौन सी बातें कही एंड ऑल। तो उसके लिए आप जो भी नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करें, बाकी जिनका एग्ज़ाम अभी उनके पास तो टाइम नहीं है, आप लोग तो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करें, मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, आपको क्या करना है, इग्नू के जितने सोर्सेज हैं उन्हें पढ़ लो, ठीक है। उन्हें पढ़ पढ़ के, क्योंकि आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं आते हैं। मैं आपको चैप्टर्स भी बता रही हूँ, चाहो तो चेकआउट कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द खिलाफत कमेटी। इनमें से कौन खिलाफत कमेटी के पार्ट नहीं थे, हज़रत मोहनी, मौलाना आज़ाद, MA अंसारी या MQ नानातोवी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन आपके खिलाफत कमेटी के पार्ट नहीं थे। तो आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी आपको देखने को मिलती है कब, 1919 में, ठीक है। तो ये आपकी खिलाफत कमेटी आपको पता है किसके लीडरशिप में देखने को मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके अली ब्रदर्स, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें लीडर कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, तो लीडर मैंने अभी आपको बताया, एक तो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अजमल खान भी हैं, ठीक है। अजमल खान भी आपके इसी के पार्ट में है। और नेक्स्ट है आपके हज़रत मौलानी, भी सही है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं इसमें कौन, आपसे पूछा गया कौन इसके पार्ट नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको मुगल रूलर्स दे रखे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। और यहाँ पर आप जो देख सकते हो, जो ये आपके लेटर मुगल रूलर है उनको दिया है, यानी नहीं जितनों आपके 1707 से बाद में जो रूल किया है उनसे रिलेटेड आपसे पूछा और आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बेसिकली मुगल एम्पायर की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सबको अर्ली वाले याद होते हैं, ठीक है। औरंगजेब तक के, जिन्होंने औरंगजेब ने 1707 तक ही रूल किया था, इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, यहाँ तक कि सबको पता होता है। लेकिन लेटर मुगल एम्पायर पे सारे के सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, गलत हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है।
तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके जहंदर शाह की, ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है। जहंदर शाह की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1712 टू 1713। इससे पहले आपको सभी को पता है बहादुर शाह आए थे, 1707 से 1712 इन्होंने रूल किया था। तो जहंदर शाह का टाइम पीरियड आपने देखा 712 से 713 तक का है। अकबर सेकंड का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो इनका 806 से आपका 1837 तक का टाइम पीरियड आपके अकबर सेकंड का है। नेक्स्ट है आपके आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड की अगर मैं बात करूं, इनका टाइम पीरियड आपको सभी को पता है 1754 टू 1759। एंड एट दी एट आपके शाह आलम सेकंड है, जिनका टाइम पीरियड आपको भी पता होगा 1759 टू 1806। तो जब आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लिया तब आपको ये देखना है कि कौन से यहाँ पे सीक्वेंस सबसे करेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें से सबसे पहला जो टाइम पीरियड आपको नज़र आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। 712 यानी जहंदर शाह सबसे पहले आए थे। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन ए आपको पहले दिख रहा है तो उसको रख लो, बाकी ऑप्शन को आप लोग कैंसिल कर दोगे तो आपको ईजी रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल नहीं हो सकता और ऑप्शन डी आपका नहीं हो सकता। अब आपका बी और ऑप्शन सी रह गया है, चेक करते हैं। देखो ए और सी तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे जो है बी और डी में है कि पहले बी आया है पहले डी आया। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले बी का टाइम पीरियड है 806 से और डी का टाइम पीरियड है 759। इट मीन्स सबसे पहले क्या आया, आपका डी आया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि मुगल एम्पायर के तो सारे के सारे रूलर्स विद टाइम पीरियड आपको याद करने हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन बुक एंड ऑथर। बहुत क्वेश्चन पूछे गए, आपने ऑलरेडी देखा जब मैंने आपको 32 क्वेश्चन डिस्कस कराए तो उसमें से भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तारिक मुबारक शाही। तारिक मुबारक शाही की जो ये किताब है किसने लिखी थी, मुबारक शाह ने, यहाया सरहिंदी ने, इब्न मुल्क शाह ने या सरफुद्दीन याजिदी ने। ये किसी का भी गलत नहीं होगा, आई नो आप सबको पता होगा, बहुत बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके राइटर थे आपके यहाया सरहिंदी। तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपको समझ आया कि ये वाली बुक आपकी किसकी लिखी गई है, यहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। यहिया सरहिंदी के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई है। इसके अलावा आपको किताबुल रहला याद होगा, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। तारिक फिरोज शाही भी कई बार पूछे जा चुका है, तो याद रखना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा वो किताब लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पूरी कोशिश करनी है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और जब ये बुक लिखी गई थी तो ये कौन किसके टाइम पर, ये अगर पूछ ली जाए तो आपकी उस समय सैयद डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1414 टू 1451 एडी है, आपको ऑलरेडी पता है। तो इसी समय पर ये किताब लिखी गई थी। और अगर मैं बात करूँ ये बुक जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था जब आपकी गौरी डायनेस्टी हुई थी, ठीक है। जब इसने आपके टर्की पे, आपके जो तुर्किस्तान है उस पे इनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, तभी से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, ख्वाजा नासिर अल-दीन मोहम्मद स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन हैव बीन कलेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, आपको बताना है इसमें से कौन से टेस्ट में, आपको कौन सी बुक में ये इनकी कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलती है। आपके पास यहाँ ऑप्शन है तारिक निज़ामी, खैर मुजालिस, सियारुल अराफिन या फरीदुद्दीन उन फुआद। तो जल्दी से बताइए कि आपकी जो कन्वर्सेशन है इनके बीच, इसके बारे में आपको किस टेस्ट से पता चलता है। तो याद रखना ये आपके खैर उल मजालिस से पता चलता है। 14 का राइट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आपको बाकी के बुक्स के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया आपकी एक बुक है तारिक निज़ामी, अभी मैंने इससे पहले भी आप सभी को बताया हुआ है। ये बुक आपकी लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। और अगर आप सभी को ऑलरेडी पता है तो आप लोग कमेंट करके साथ साथ बताते रहो, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपने देखा कि आपकी बुक है सियार उल अफरीन। तो ये आपकी एक बायोग्राफी है अरबी चिश्ती की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ऑथर कौन थे तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। शेख हामिद बिन फजुल्ला जमाली,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या पता इस बार यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है, कुछ भी चीज़ों को स्किप नहीं करना। बाकी के जो ऑप्शंस आप सभी को दिए जाते हैं, आप लोगों को कोशिश करना है कि आप उस पे भी काम करो और उसके बारे में भी पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आज ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं वही फिर आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपकी बुक, आप देख सकते हो आपकी कौन सी है, तो फवादिद उल फवाद। तो अगर हम बात करें ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैं आप सभी को कुछ 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट को पता है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई तो कमेंट करके बताओ। तो याद रखना ये आपके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए तो एग्ज़ाम में अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो आगे से याद रखना है, और इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच हिस्टोरियन हैज स्टडीड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एमरजेंस ऑफ इस्लाम इन बंगाल। तो कौन से इतिहासकार ने आपके जो बंगाल में इस्लाम था उसके बारे में आपका यहाँ पर स्टडी किया था। आपके ऑप्शन है सुशील चौधरी, तपन राय चौधरी, रिचर्ड एमेटन या फिर डेविड कर्ले ने, ठीक है। तो याद रखना ये आपके रिचर्ड एम ईटन ने किया था। कौन सा इतिहासकार था, ऑप्शन नंबर सी 44 का करेक्ट है। 45 क्वेश्चन में पूछा है, बुरंजी अ फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर। बुरंजी आपका एक इतिहासकार साहित्य है, इज आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग रीजन। तो आपको ये कौन सी जगह पर इसको हमने आइडेंटिफाई किया, कहाँ देखने को मिला, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी कि बुरंजी क्या है, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है। ये आपका एक लिटरेचर है, ठीक है, इतिहासकार साहित्य है, और ये आपको असम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 14-5 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 46 की तरफ। 46 क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत एट अकबरकोट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसने महाभारत और रामायण को आपके अकबर के कोर्ट में इसको ट्रांसलेट किया था। अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम खान ने, तोडरमल ने या फिर मुल्ला अब्दुल खादिर बदायूनी ने। तो ये वाला क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीट भी हो चुका है, कई बार मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रामायण और महाभारत को अकबर के कोर्ट में किसने ट्रांसलेट किया था, वो थे आपके मुल्ला अब्दुल खादिर बदायूनी ने। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको बताया हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे 47 क्वेश्चन नंबर की तरफ। हु फर्स्ट डिस्कस द अर्बन रेवोल्यूशन। आपको बताना है सबसे पहले अर्बन रेवोल्यूशन यानी जो आपका शहर के बारे में आपको किसने बताया था कि अर्बन रेवोल्यूशन एक टर्म है, किसने डिस्कस किया था। आपके ऑप्शन थे मोहम्मद हबीब, IH कुरैशी, RP त्रिपाठी या फिर सुनील कुमार। तो याद रखना ये सबसे पहले डिस्कस आपके मोहम्मद हबीब ने किया था। किसने, मोहम्मद हबीब ने। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप इग्नू के सोर्सेज से करोगे तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन है तो आप चीज़ों को समझ भी लोगे तो आपको ऐसे याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हु रेज द क्वेश्चन वाज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। तो आपका जो फ्यूडलिज्म है हमारे भारत इतिहास में, ये किस पे क्वेश्चन किसने उठाया था, BNS यादव, RS शर्मा, BD चट्टोपाध्याय या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने है, तो याद रखना जरूरी नहीं है कि आपके पास जो ऑप्शंस है इन्हीं में से कोई होगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इन फ्यूचर याद रखना कि वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, इस पे जो क्वेश्चन राइज किया था वो ना ही BNS यादव थे, ना RS शर्मा थे, ना ही वो BD चट्टोपाध्याय थे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। लेकिन तो किसने यहाँ पर किया था, तो उनका नाम भी याद रख लो, हरबंस मुखिया। हरबंस मुखिया इसके करेक्ट आंसर है। आगे जाके मे भी आपको ये ऑप्शंस में भी कोई दिखने को मिल जाए, लेकिन अभी ऑप्शंस में नहीं थे। अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो ही आप देख पाओगे। तो आगे से याद रखना हरबंस मुखिया हैं जिन्होंने इस पे क्वेश्चन को राइज किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कोई भी डाउट या क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और क्वेश्चन को देखते हैं आपको साथ साथ क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रीवियस अगर अच्छे खासे आपने 5 ईयर के सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे आप लोग इस वाले एग्जाम में 100% है। क्योंकि आप देख सकते हो आपको एक सारे टॉपिक समझ में आ गए, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और रिपीटेड और एक ही टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पूरी कोशिश करनी, ये नहीं कि आप सिर्फ आया वीडियो देख के चले गए, ये गलती बिल्कुल भी मत करो। आपको इसको साथ ही साथ सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट है लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ, बहुत ही ईजी और सिंपल सा बेसिक का एक क्वेश्चन आ गया है। तो लाहौर कहाँ किसकी राजधानी थी? आपकी मोहम्मद गौरी की, इल्तुतमिश की, कुवाचा की या कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इन्होंने ही की थी, आप सभी को पता है 1206 AD में, ठीक है। और लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल तब भी लाहौर ही रखी थी। इल्तुतमिश ने आपके कैपिटल बनाई थी दिल्ली, उसके बाद लाहौर को शिफ्ट करके, और आगे जाके आपको पता सिकंदर लोदी ने इसको और भी शिफ्ट, पहले आपकी लाहौर थी देन दिल्ली और आगे में आगरा में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। अदरवाइज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने डिटेल में कराया हुआ है, मेडिएवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, 2 वीडियो बनाई है, बहुत ही डिटेल में बनाई हुई है, उसको देख लोगे तो यहाँ से आगे से कोई क्वेश्चन आएगा तो ईजिली से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है, द मरमेरिद वर यहाँ पर ये क्या चीज़ है, कौन थे ये अब्बासिद खलीफा है, सुल्तान ऑफ खुरासन है, उमैयद खलीफा है या इनमें से कोई नहीं? तो मराविद आपके कौन थे? ये उमैयद खलीफा हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बारे में पढ़ना है तो MHI 1 में ही मिल जाएगा। MHI 1 की ये बुक है, इस्लाम का टॉपिक है, इसकी जो पार्ट 2 है उसमें कर लेना। अप्रॉक्स अगर हम बात करें यूनिट 18 ये बुक है इस्लाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आप वहाँ से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली से कर पाओगे। नेक्स्ट है द खिलजी फर्स्ट इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर। तो आपके खिलजी के जो रूलर्स हैं इन्होंने सबसे पहले अपना कंट्रोल दिल्ली, बंगाल, मालवा या अफगानिस्तान कहाँ पे अपना कंट्रोल किया था? तो इन्होंने सबसे पहले जो खिलजी से अपना पहला कंट्रोल इन्होंने, तो आप सभी को पता है खिलजी ने सबसे पहला स्टेब्लिश अपना कंट्रोल किस पे किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को ये चीज़ें पता है। आपने ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर बता चुके हैं, तो ये बेसिक का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ऐसे लिखेंगे कि 51 का आंसर ABCD जो भी होगा वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर जिन भी स्टूडेंट का गलत होगा इट मीन्स उनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो फिर आगे का तो इसलिए फिर आपको मेनली फोकस करना है। मैं जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, जो बाद में भी देखेंगे, सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, 2 स्टेटमेंट दे रखा है, अकबर राजपूत पॉलिसी से रिलेटेड बताना है कौन सी सही है कौन सी नहीं। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, अकबर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस द डॉटर ऑफ राजा भरमल विच वॉज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको सभी को पता है कि इनकी राजपूत प्रिंसेस किसकी बेटी थी? राजा भरमल थी, जिसकी इनकी शादी हुई थी, और टर्निंग पॉइंट हमारे मुगल एम्पायर के इतिहास में आपको देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मैरिज ऑफ दिस नेचर डिफाइंड अकबर सो कॉल्ड राजपूत पॉलिसी। तो ये स्टेटमेंट आपको साफ सीधी बात नजर आ रही है, वो बिल्कुल ही आपकी गलत है, इसलिए 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। साथ ही में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अकबर की वाइफ का क्या नाम था जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, ठीक है। चलिए 53 क्वेश्चन में पूछा गया है, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट 15। तो वेरी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि बैटल ऑफ चौसा आपके किसके बीच में हुआ था। और मैं अब आपको एक बात बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपके सारे बैटल्स पे क्वेश्चंस की यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जितने भी स्टूडेंट ने बैटल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो वहाँ जाके चेकआउट कर लो। उसमें मैंने आपको ईयर भी बताए हैं, उसमें ये फॉर आपकी लड़ाई किसके बीच में है, कौन इसको जीतता है इस वॉर को, सारा कुछ उसमें मेंशन है। तो ये अगर आपको करना है तो जा करके उस जल्दी से चेकआउट कर लो। लेकिन अभी आपके बैटल ऑफ चौसा पूछा हुआ है। आप सभी को पता है पहली बात तो बैटल ऑफ चौसा हुआ कब था? 1539 में, ठीक है। कब हुआ था? 26 जून को, अगर आपको याद रखना हो। किसके किसके बीच में हुआ था? तो नो डाउट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। रही बात इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई थी, तो विजय प्राप्ति आपको पता है शेरशाह सूरी इसमें जीत चुके थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बैटल ऑफ चौसा हुआ था। नेक्स्ट है अगेन बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, द मुआजिदिम्मा द मुजाकमिद्दा, ये जो क्वेश्चन है ये बुक है, सॉरी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, मुकद्दिमा जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न खलादून, इब्न अल हकम, इब्न सीना या फिर इब्न इल इदरी। तो इसको लिखा था आपके किसने, इब्न खलादून ने। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैज़ रिटन अ बुक ऑन इंडो पर्शियन ट्रैवलर ड्यूरिंग द मिडल एजेस। आपको बताना है ये भी एक बुक्स और ऑथर से रिलेटेड ही है। कौन से इतिहासकार हैं जिसने आपके इंडो पर्शियन ट्रैवलर के बारे में, मिडल एजेस के बारे में अपनी बुक लिखी है। मुजफ्फर आलम एंड संजय सुब्रमण्यम, मुनीज़ फ़ारूकी या इरफान हबीब और या मोहम्मद हबीब या आई खान। तो जल्दी से बताइए कि इंडो पर्शियन ट्रैवलर ड्यूरिंग द मिडल एजिस ये किस इतिहासकार ने ये बुक लिखी है। तो याद रखना ये बुक आपकी मुजफ्फर आलम ने और संजय सुब्रमण्यम ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 की क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 56 में पूछा है, द ग्रोथ ऑफ द कस्बा इन द 18th सेंचुरी वॉज पॉइंटेड आउट बाय। तो आपके जो कस्बा है इसका ग्रोथ हुआ था 18th सेंचुरी में, इसको पॉइंट आउट किसके द्वारा किया गया था, सी ए बैली के द्वारा, ABM हबीबुल्ला के द्वारा, ओम प्रकाश या फिर इनायत खान के द्वारा। तो इसके बारे में जिसने पॉइंट आउट किया था वो थे आपके सी ए बैली। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ऑथर द फॉलोइंग टेस्ट। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है, आइन अकबरी, अकबरनामा, बाबरनामा या बादशाहनामा। बाकी के 3 बुक भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसने लिखी थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर मैं अब्दुल हमीद लाहौरी की मैं बात करूं, इन्होंने आपकी बुक लिखी थी बादशाहनामा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बाकी आइन अकबरी, अकबरनामा, बाबरनामा किसने लिया था, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, आपको देखो एक नोट कर लो कि दिल्ली सल्तनत और आपको मुगल एम्पायर का टॉपिक तो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी, आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। इज़ यूज टू राइट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, हुमायूंनामा पहली बात गुलबदन बेगम ने लिखा, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर उन्होंने किस बारे में बताया, अगेरियन हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर की जो एग्रीकल्चर खेती के बारे में उसमें बताया है, या फिर व्यापार से रिलेटेड पूरा इतिहास बताया है, या फिर डोमेस्टिक जो भी डोमेस्टिक स्फेयर था, जो भी आपकी मुगल की पॉलिटिक्स थी उससे रिलेटेड बातें बताई हैं, या फिर ग्लोबल आउटरीच मुगल एम्पायर के समय पर था उसके बारे में बताया। तो ये आप सभी को पता है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी और इसके अंदर उन्होंने किसके बारे में बताया था, डोमेस्टिक स्फेयर एंड मुगल पॉलिटिक्स। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इट मीन्स आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बुक्स एंड ऑथर्स के अलावा आपको ईयर पता होना चाहिए और उस बुक के बारे में किस चीज़ में बताया वो पता होना चाहिए, और वो बुक किस कौन से समय पर लिखी गई, कौन से रूलर उस समय रूल कर रहा था या फिर कौन से सुल्तान उस समय रूल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 दे अगेन बुक्स एंड ऑथर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वॉज प्रोड्यूस इन 13th सेंचुरी में, इनमें से कौन सी आपकी जो टेस्ट है वो लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, तबाक़त नासिरी, गुलजार अरबर, तारिक फिरोज शाही, मुक्तबाए इमाम राबनी। तो एक चीज़ और याद रखना है, आपको इनके सारे के सारे ऑथर्स भी याद रखने, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 13th सेंचुरी में जो बुक लिखी गई थी वो आपकी तबाक़त नासिरी आपकी ये बुक लिखी गई थी। बाकी के आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन से ऑथर्स थे। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लोगों ने, मैंने बस कह दिया और आप लोगों ने किया नहीं। जो भी स्टूडेंट्स को फॉलो करेगा, बाई चांस इसमें से कोई क्वेश्चन देखने को मिला, वो सब अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है, यहाँ पर है तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और ये सारे के सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितनी बार आप उसको बोलोगे पढ़ोगे, तभी आपको वो चीज़ें याद होने वाली है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है द मजालित जहांगीरी कंटेंट डिस्कशन बिटवीन। तो मजालिक जहांगीरी या इसमें किसके बारे में डिस्कशन आपको देखने को मिलता है, किसके बीच में? जहांगीर, जिजुइस पृष्ठ, या फिर अब्द सत्तार, जहांगीर अकबर, जहांगीर नूरजहाँ, या फिर जहांगीर और शाहजहाँ। तो याद रखना इसके बीच में या किसके बीच में डिस्कशन आपको देखने को मिलता है? जहांगीर के बीच में, पृष्ठ के बीच में और अब्द सत्तार के बीच में यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 61 है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड अ संत अमंग संत बाय कबीर दास। आपके ऑप्शन है नामदेव, गुरु नानक, रायदास या फिर धन। तो आपको पता है इसका राइट आंसर है नामदेव। तो 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए यहीं तक इसको रोकते हैं। 2020 के मैंने अभी तक आप लोगों को 61 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बाकी के क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी, पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे कुछ 39 क्वेश्चंस बचे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कम्प्लीटली इसका क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ तक इतने क्वेश्चंस में आप लोगों को कितना स्कोर रहा ये भी अप्रॉक्सली अभी आज की वीडियो में हमने कुछ 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, या कुछ 28 क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिए। तो 28 में या 30 आउट ऑफ आप लोगों ने कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ 2019 का। तो ये रहा 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2019 का मैंने अभी तक आप सभी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो याद रखना पार्ट 1 में ही 2019 का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। 25 में जो भी कुछ बताया और एक्स्ट्रा भी बताया वो सारा कुछ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 2019 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। 26 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया नीर ग्रंथ इज अ टर्म दैट रेफर्स टू। तो ये नीर ग्रंथ जो है आपके एक टर्म दिया है, ये किससे बिलोंग करते हैं? हिंदुज़म से, टेंटिज्म से, जैनिज्म से या फिर बुद्धिज़्म से? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो नीर ग्रंथ है ये आपके कौन है? ये एक मॉन्क है। ठीक है, एक भिक्षु है। कौन से मॉन्क थे? जैन के। इट मीन्स ये किससे रिलेट करेंगे? आपके जैनिज्म से। तो 26 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इससे रिलेटेड और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो याद रखना आपके जो ये पूरा वर्ड है नीर ग्रंथ, नीर ग्रंथ का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है? नीर मतलब होता है, यहाँ पे जो आपको मैं बताती हूँ, देखो ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, नीर और ग्रंथ। ठीक है, नीर और ग्रंथ से ये वर्ड मिलकर बना है। और जिसमें अगर हम बात करेंगे नीर का मतलब क्या होता है? नीर का मतलब होता है यहाँ पर विदाउट। ठीक है, नीर का मतलब होता है आपका यहाँ पे विदाउट। ग्रंथ मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है? अटैचमेंट या नॉट। तो विदाउट अटैचमेंट या विदाउट नॉट, बिना जुड़े आप किसी से, बिना अटैचमेंट के, ये मतलब इसका यहाँ पर ओवरऑल आपका निकलता है। और साथ में आज मैंने आपको बताया कि जैन मॉन्क को भी यहाँ पे इसलिए नीर ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपको किसी से कोई अटैचमेंट ही नहीं होगी, किसी भी, विदाउट नॉट या विदाउट अटैचमेंट ही इसलिए इसका मतलब बोला गया है। और वो आपके जैन मॉन्क हैं। तो जितने भी जैन भिक्षु बनना चाहते हैं तो आपको किसी से कोई भी अटैचमेंट, किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रणवीर चक्रवर्ती आइडेंटिफाइज द अर्ली मेडिएवल पीरियड एज। तो यहाँ पर अर्ली मेडिएवल पीरियड एज को रणवीर चक्रवर्ती ने किससे आइडेंटिफाई किया था? इसको बोला था आपके अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का दूसरा चरण, या फिर शहरीकरण का पहला चरण, या फिर शहरीकरण का चौथा चरण, या फिर शहरीकरण का तीसरा चरण? तो जल्दी से बताइए अर्ली मेडिएवल पीरियड रणवीर चक्रवर्ती ने किससे आइडेंटिफाई किया था? तो वो आपके आइडेंटिफाई किया था इसने आपके शहरीकरण के तीसरे चरण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, द इलाही एरा वॉज स्टार्टेड बाय। तो आपका इलाही एरा जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गियासुद्दीन तुगलक,
इब्राहिम आदिल शाह, शाहजहाँ या फिर अकबर। तो जल्दी से बताइए कि आपका इलाही एरा ये स्टार्ट कब हुआ था। तो पहली चीज़ आपको इसका ईयर याद होना चाहिए, 1556 है नो डाउट, और ये टाइम पीरियड आपको पता है अकबर का है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अ यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल फ्लोरिश्ड इन जौनपुर इन द 14 एंड 15 सेंचुरी। जौनपुर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। आपको बताना है कि ये जो जौनपुर है ये कौन से रूलर के कंट्रोल के अंडर में था, सुर, लोधी, सरदिक या फिर सैयद। तो याद रखना, अगर हम बात करेंगे आपके जौनपुर जो है वो किसके कंट्रोल में था, कौन से रूलर के, तो वो था आपके सरदिक। तो इस 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है अ मेजर रिबेलियन ब्रोक आउट इन द दोआब रीजन ड्यूरिंग मोहम्मद शाह तुगलक रीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह हुए थे जिसकी वजह से दोआब रीजन में क्या हुआ, आपको बहुत सारे ब्रोक आउट देखने को मिलते हैं। किसके समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। आपको आइडेंटिफाई द प्राइम कॉज ऑफ द रिबेलियन, आपको बताना है कि सबसे मेन इस विद्रोह का क्या कारण था। ठीक है, इसके वजह से आपका क्यों हुआ था, क्योंकि आपके जो रूलर में जो टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, इसलिए आपको विद्रोह देखने को मिले थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। या फिर इसने टोकन करेंसी को इशू कर दिया था, इस वजह से देखने को मिलता है। या फिर इसने आपकी दिल्ली की जो कैपिटल है दौलताबाद में जो शिफ्ट कर दी थी, ट्रांसफ़र कर दिया था, इसकी वजह से आपको बहुत सारे रिबेलियन देखने को मिलते हैं। या फिर आपके दुआ पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा इंस्लेवमेंट देखने को मिलती है। तो इसमें से एक्चुअल रीज़न क्या था जिसकी वजह से ज़्यादातर आपको ये विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, इसका जो मेजर आपका जो रीज़न है, प्राइम कॉज पूछा गया है, वो था आपका रूरल टैक्सेशन। आपके रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया गया था, ये सबसे मेन कॉज है। वैसे तो ये सारे ही कॉज थे, लेकिन मेन प्राइम कॉज पूछा है, इसीलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एकम एंड पुरम, ये दोनों चीज़ क्या है, एकम और पुरम। संगम पोयम है, पोइट्री है जो कि आपके समुद्रगुप्ता के समय पर लिखी गई थी। ये आपके धर्मशास्त्र साहित्य का एक पार्ट है। ये आपका त्रिपिटक का एक ये पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अक्कम और पूरम ये आपकी एक संगम पोयम है। क्या है ये आपकी एक संगम पोयम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये त्रिपिटक में आपको पता है अभिधम पिटक, सुत और विनय पिटक आता है। अभिधम पिटक, विनय और सुत्त पिटक आता है। तो ये तो इसमें आता ही नहीं है, ना ही आपका ये बुद्धिज्म के त्रिपिटक का पार्ट है। इसीलिए अक्कम और आपके पूरम अगर पूछा जाए, ये आपकी एक संगम पोयम है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है विच जियोलॉजिकल एज इज एसोसिएटेड विद मीसोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन मीसोलिथिक आपके मध्य पाषाण काल के समय पर कौन सा जियोलॉजिकल एज आप देखते हो, होलिसिन, लोअर पैलेस्टीन, मिडल पैलेस्टीन या फिर अपर पैलेस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके होलोसीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आपको मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक ही अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। बिल्कुल भी लेट नहीं करना, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सको। अब ये समझो कि आपके सामने यही क्वेश्चन है, पेपर आया और आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या रिस्पॉन्स करके आते हैं। ठीक है, जो गलतियाँ होंगी तो आप जा करके इस वीडियो के बाद उस टॉपिक पर काम कर सकते हैं, उसकी रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, अ रोमांटिक विजन ऑफ द विलेज कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच सिस्टम। आपके ऑप्शन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी, मुनरो राइटवर्ड सिस्टम इन कॉलोनियल मद्रास, द विंग विजन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अ स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड लीगल रिफॉर्म। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुनरो राइटवर्ड सिस्टम इन कॉलोनियल मद्रास। आप लोगों ने ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ऑलरेडी अच्छे खासा तरीके से पढ़ा हुआ है, इसमें मैंने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चेकआउट करना। ठीक है, राइट वर्ड सिस्टम में आपको पता है जहाँ पे राजा जो है वो डायरेक्ट आपके किसानों से ही, पीजेंट से ही टैक्सेस लेता था, बीच में कोई नहीं था, लाइक जमींदार का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 है द फ्रेज मिलिट्री लेबर मार्केट वॉज यूज्ड बाय इरॉकस्टॉक, एनएलसिल, डिर्फ या वाई.डी. शर्मा। आपका एक फ्रेज है मिलिट्री लेबर मार्केट, ये किसके द्वारा यूज़ किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके डिर्फ कॉल्फ के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद आपने कहीं ना पढ़े, आपको मिले भी नहीं कुछ भी, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो आपको कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी जो आप
कर सकते हो। ठीक है, लाइक इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही रेयर स्टूडेंट है जो उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, बाई चांस इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए, या अगली बार क्वेश्चन में ये वर्ड दिया और पूछ लीजिए कौन सी मार्केट पे इन्होंने ये यूज़ किया था, तो आपको ये नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी ऑपरेटेड फ्रॉम। तो गदर पार्टी कहाँ से ऑपरेट हुआ था? आपके बैंकॉक से, जर्मनी से, जापान से, या फिर यूनाइटेड स्टेट से। तो गदर पार्टी ऑपरेट हुआ था, आपको सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट से। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैव आर्ग्यूड दैट कॉलोनिज्म फंडामेंटली ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर कौन से इतिहासकार ने आपका उपनिवेश से रिलेटेड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किया है? सुशील चौधरी, तिलोत्तमा मुखर्जी, सिद्धार्थ रॉय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये अगर हम बात करें आपके कॉलोनिज्म से रिलेटेड जिसने आर्ग्यूमेंट की, वो है आपकी सुशील चौधरी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इस सब के बारे में पढ़ना है तो MHI 2 है आप लोगों के पास, इग्नू का MHI 2 देखोगे, इस पर सेपरेटली यहाँ पे लेक्चर्स चैप्टर्स हैं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन है तो इजीली से कर पाओ। आगे हम बात करें हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनकंडीशनल इक्वालिटी गांधी रिलीजन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बुक आपको एक यहाँ पर दे रखी है। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में चेक कर लो। एक प्लेलिस्ट 2021 की होगी और एक प्लेलिस्ट आपकी 2022 की होगी। तो ये दोनों प्लेलिस्ट में जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स मैंने आपको कराए हैं उन्हें ज़रूर करके जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी बुक्स एंड ऑथर आपको पता है वो कभी ख़त्म तो होने नहीं वाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितना अपने और से करा सकूँ। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, अनकंडीशनल इक्वालिटी गांधी रिलीजन ऑफ रेजिस्टेंस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रणजीत गुहा, अजय सकारिया, रामचंद्र गुहा, या राजमोहन गांधी के द्वारा। तो अगर हम बात करें ये बुक आपकी अजय स्कैरिया के द्वारा लिखी गई है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 38 है अर्ध मगधी इज अ डिलेक्ट ऑफ उड़िया, प्राकृत, डेकनी, या फिर पाली। तो ये आपकी एक प्राकृत है। ठीक है, किसका एक डायलेक्ट है आपका? प्राकृत का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 39 बुक दे रखा है द बुक मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया इज रिटन बाय। तो ये बुक आपके किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, रणवीर चक्रवर्ती के द्वारा, RS शर्मा के द्वारा, GL मेहता के द्वारा, या फिर श्रीन रत्नागर के द्वारा। तो आगे से अगर ये क्वेश्चन में आपको कभी मिल जाए और देखने को मिल जाए तो याद रखना आपकी मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये बुक आपके किसके द्वारा लिखी गई थी? RS शर्मा के द्वारा। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैगा। बढ़ेंगे 40 क्वेश्चन की तरफ। इन विच इंडियन स्टेट इज द चालकोलिथिक साइट एट इनाम गांव लोकेटेड। आपको बताना है चालकोलिथिक साइट है आपका इनाम गांव, ये कौन सी जगह पे यहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है नेम द ऑथर ऑफ अमर जीवन द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अमर जीवन जो है ये आपकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि बंगाली में लिखी गई है। आपको ये बताना है कि इसके ऑथर कौन है। ठीक है, महाश्वेता देवी, पंडिता रामाबाई, रस सुंदरी देवी, या फिर ताइका सरकार। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो ये अमर जीवन की बुक है, ठीक है, ये अमर जीवन की बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पहली बात तो ये कब लिखी गई है, अगर ये भी कभी पूछ लिया जाए तो 1876 में ये आपकी पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा? रस सुंदरी देवी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर सी होगा। तो आपकी ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी इंडियन वुमेन की, और ये सबसे पहली ऐसी थी जो आपकी बंगाली फीमेल थी। ठीक है, 1876 में इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि ऑन मार्च 29, 1857 मंगल पांडे आ सिपॉय फ्रॉम अवध इनिशिएटेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्ट। तो इन्होंने, मंगल पांडे ने यहाँ पे विद्रोह किया था किसके अगेंस्ट? कौन से? ब्रिटिश के अगेंस्ट। शिमला में किया था, फैज़ाबाद, बनारस, या फिर
बैरकपुर, तो ये बहुत ही ईजी था, बैरकपुर इसका राइट आंसर है। रिवोल्ट ऑफ 1857, नो डाउट इसको पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अभी तक नहीं पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857, जाइए और जाके इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ना। और अगर आप चाहते हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे डिटेल पे वीडियो लेकर के आई जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले हम इस क्वेश्चन पे मैं वीडियो ले करके आ सकूँ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, विच व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स एट महाबलापुरम। तो टेम्पल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दे रखी हैं और आपको बताना है कौन सी चीज़ गलत है, नॉट पूछा है। आउटर वॉल आर रिप्रेजेंटेड विद सीन फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, रॉक कट टेम्पल आर लोकेटेड एट महाबलपुरम, दिस टेम्पल वर बिल्ट बाय द पल्लव, इरोक्टिक आर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द स्क्रिप्चर। तो आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, इसको नो डाउट इस टेम्पल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सी चीज़ इसमें गलत दी है, इरोक्टिक आर्ट रिप्रेजेंट नहीं करता यहाँ की मूर्तियों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में आपको बताना है इंग्लिश सिविल वॉर जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, 1688 से 92, 42 से 46, 1710 से 14 या फिर 1618 टू 22। तो अगर हम बात करेंगे एक्चुअल में इसका टाइम पीरियड तो क्या होता है, आपने अगर इसको याद किया होगा तो आपको इसका टाइम पीरियड पता है, ये आपका 1642 से 1651 है। बट इसके हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात है कि ये 1642 यहाँ पे आपको ज़रूर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही है, क्योंकि इसके अप्रॉक्स का जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है वो यही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी, क्योंकि देखो एक्चुअल टाइम पीरियड यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन मैंने आपको बताया इंग्लिश सिविल वॉर जो है ये 62 टू 6015 का टाइम पीरियड है। तो इसके अप्रॉक्स सबसे पास जो आपको अब टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है वो यही, इसीलिए हम 44 का बी राइट आंसर है। 45 क्वेश्चन में पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेवोल्यूशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। तो पैसिव रेवोल्यूशन जो ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने, रोजा लग्जमबर्ग ने, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने या फिर ग्रैम्सी ने। तो अगर हम बात करें आपका पैसिव रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ग्रैम्सी ने दिया था। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म इन द ईयर। तो आपको सबको पता ही, तो आप में से किसी का गलत होना नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग इनमें से कौन से साल में फॉर्म हुआ था, तो आप सबको पता है 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगेन बुक्स एंड ऑथर से। इन द बुक सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री द ऑथर रेफर्स टू। ये आपको संस्कृत के सोर्सेज बताता है, जैन सोर्सेज या फिर ये सारे या फिर पर्शियन के सोर्सेज। तो आपकी जो सोमनाथ की बुक है इसमें जो आपको सोर्सेज देखने को मिलते हैं, इसमें ये आपको सारे सोर्सेज देखने को मिलते हैं, संस्कृत के भी, जैन के भी और आपके पर्शियन के भी। दूसरी बात अगर हम आपकी बात करें कि ये बुक लिखी, ये तो आपको पता चल गया कि इसके कौन कौन से सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, संस्कृत के, जैन के, पर्शियन के, ये सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें ये बुक आपकी किसके द्वारा, रुमीला थापड़ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रुमीला थापड़ इसका राइट आंसर है। ऑथर बाई चांस आगे पूछ ले तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इन द बुक लैंड एंड सोवरेनिटी इन इंडिया द ऑथर स्टडी द पॉलिटी ऑफ राजपूत, भिल्स, जट्स या फिर मराठा। तो लैंड आपकी जो ये बुक है इसमें किसकी, ये बुक आपकी किससे रिलेटेड है, तो याद रखना आपके मराठास से रिलेटेड है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर लो। जितने भी हमारे चैनल पे नए आए जल्दी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आपको दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। एक में अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उस, और हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक, क्विज, ये सब कुछ, बहुत सारी बुक्स की भी पीडीएफ मैंने वहाँ अपलोड कर रखी है, उसके लिए पीडीएफ। और दूसरा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे भी ग्रुप है जहाँ पे आप लोग मैसेज के थ्रू अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। तो आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी चैनल जो है सिर्फ एंट्रेंस ही नहीं, हर कॉम्पिटेटिव इवनिंग एग्ज़ाम आपके लिए हेल्पफुल है। तो आपको ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स को इसके बारे में पता चल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके कि बहुत लेट में उन्हें चैनल मिलता है, तब तक बहुत लेट हो जाता है और उनको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो अप कीजिए
और अगर हमारे चैनल और आप वीडियो हेल्पफुल है तो सपोर्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसमें सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बनाओ, हमारे और भी फ्रेंड्स इसमें ज्वाइन हो सके, और आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे और आगे तक पहुँचाइए, जिससे मैं बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है और मैं आपको भी बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ। उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे एनी टाइम कभी भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इतना बोला है कि इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैं उतना, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपके लिए इसकी PDF हिंदी और इंग्लिश में बना सकूँ, लेकिन मुझको ये था कि मैं आप लोगों के लिए मैं कर सकूँ, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करूँ। तो मेरी कोशिश है, तो बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही करती रहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रांशु मुखर्जी की एक बुक है अवध इन रिवॉल्ट, हैज़ आर्ग्यूड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, रुद्रांशु मुखर्जी की एक बुक है अवध इन रिवॉल्ट। ठीक है, तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। इसमें इन्होंने किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू किया है? पीजेंट एंड तालुकदार आर मोस्टली टुगेदर इन द स्ट्रगल। तो जो आपके पीजेंट और तालुकदार है वो मोस्टली आपके एक साथ रहते हैं स्ट्रगल के टाइम पर। सिर्फ तालुकदार ही आपके रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर सिर्फ पीजेंट ही आपके एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर जो उनका मेन स्ट्रगल है पीजेंट का वो क्या होता है, हमेशा ये किसके अगेंस्ट रहते हैं? तालुकदार के। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, पीजेंट एंड तालुकदार जो है मोस्टली क्या होते हैं, यहाँ पे साथ रहते हैं स्ट्रगल में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन है। आपको एक असर्शन है, कथन दिया, स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ कुषाण किंग वर फाउंड एट मठ नियर मथुरा। इसका कारण है कि जो कुषाण रॉयल पोर्ट्रेट है उसका प्रभाव आपके अशोक के समय पर आपको देखने को मिलता है उसके पोर्ट्रेट पे। तो अगर हम बात करें, आपका जो ये ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, कथन ज़रूर सही है, लेकिन इसका जो आपको आर जो दिया है, इसका जो कारण दिया है वो गलत है। इसलिए 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, आपके जो अंगदल हैं वॉज वेल नोन इन साउथ इंडिया है, ये भक्ति के संत थे, वॉरियर प्रिंसेस हैं, या फिर मर्चेंट गिल्ड के हेड थे, या फिर ये फिर एक पहली आपकी वुमेन रूलर है। तो याद रखना ये आपकी पहली क्या है, ये भक्ति संत है। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है सर के नाउ रेफर्स टू। तो ये वर्ड दिया है जिसका मतलब क्या होता है, तो याद रखना इसका मतलब होता है किलू करी। ठीक है, किलू करी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 अगेन बुक्स एंड ऑथर, फ्यूडल सोसाइटी एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ पूछा गया है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, लूसन फेब्रे, माइकल फोकॉल्ट, फर्नेट ब्रेडल, मार्क ब्लॉक। अभी मैंने आपको जो फ्यूडल का क्वेश्चन किया था ऑलरेडी बताया था, फ्यूडल सोसाइटी आपके मार्क ब्लॉक ने किया था, और फ्यूडल सोसाइटी इन्होंने ही आपके इसको 2 फेजेस में इसको डिवाइड भी किया था। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा तो टर्म है अखलक, इसका मतलब क्या है? ये रैंक है आपकी ऑफिशियल हायरार्की की, स्टेट लेजिस्लेशन है, सूफी हॉस्पाइज है, या एथनिकल ट्रिटीज़ है। तो याद रखना ये टर्म जो है, टर्म तो आप जितना याद कर सको, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली आपके टर्म सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखना अखलक जो है इसका मतलब एथिकल ट्रिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 54 तक। आपको यहाँ तक सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले 2019 के इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 54 तक। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, या फिर चलिए मैं आपसे कुछ और 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेती हूँ फिर। ठीक है, चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टर्म धर्मचक्र पत्नम, इसका मतलब क्या होता है? ये कलेक्शन है हिम का वेद के समय पर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बुद्ध की पहली शर्मन भाषा है, इन्होंने पैनल का पहला प्रवचन है जो बनारस में दिया था, कैनन है साउथ इंडिया का सेवा भक्ति पे। तो याद रखना ये आपके धर्मचक्र बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। ये आपके बुद्ध का पहला सरमन था जो बनारस के समय पर दिया गया था, जिसको ये बोला गया था। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आपने क्या रहा है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड किया था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था ऑलरेडी, आपको उसका आंसर पता है, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट अगेन बुक एंड ऑथर, करहन की बुक है रास तरंगिनी। ये बुक कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये आपसे पूछा है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या पाली? तो आप सभी को पता है, पहली चीज़ तो यही याद होनी चाहिए, कलहन ने रास्तरंगिनी बुक लिखी थी कौन सी भाषा में? संस्कृत, ठीक है। बहुत बार यहाँ से रिपीट आते हैं जिसमें आपको पता है कश्मीर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आपको यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, द बुद्धा वॉज नॉट डिपिक्टेड इन ह्यूमन फॉर्म इन द अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ बरहुत। इसका कारण है द एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट एट बरहुत यूज अ वेराइटी ऑफ सिंबल एंड मोटिव टू इंडिकेट द बुद्धन अनसीन प्रेजेंस। आपको बताना है कि जो कथन दिया क्या इसका कारण यही है, सही दिया है, या फिर जो यहाँ पे जो कथन दिया, जो बात बोली है, क्या उसका कारण ये नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। आपका ए और आपका आर दोनों सही है, लेकिन जो ये कारण बता रहा है ना कि जो ये आपका कथन है ये इसका रीज़न बनता नहीं है, बाकी ये दोनों बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टेक्सचर ऑफ टाइम इज अ टेस्ट दैट एनालाइजेज एंड एक्सप्लोर। तो यहाँ पर आपको बताना है टेक्सचर ऑफ टाइम एक टेस्ट है जिसको एनालाइज किया गया, एक्सप्लोर किया गया। तो ये आपका एक नेचर ऑफ हिस्ट्री, नरेटिव एंड हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंस इन इंडिया। 59 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आई नो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो ही आप इसको करना, अदरवाइज नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, आप सभी को पता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द ऑथर ऑफ, तो 4 बुक्स यहाँ पे मेंशन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है? कपालकुंडला, श्रीकांत या फिर नकुनबाई, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी बुक लिखी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिटन अबाउट द डिक्लाइन इन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आपके इसमें से कौन से ऐसी यहाँ पे बुक है, कौन से ऐसे आपके बारे में जिन्होंने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में नहीं लिखा है? सतीश चंद्र में, जगन्नाथ सरकार ने, करेन लियोनार्ड ने, या फिर साइमन दिग्बी ने? 61 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बताइए। तो याद रखना साइमन दिग्बी ने यहाँ पर आपके मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में कुछ भी चीज़ें नहीं लिखी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ वुमेन संत हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेविसाइट। तो 62 आपके पास ये रहा ऑप्शन आपके सामने है, लैला ऑफ कश्मीर, जामाबाई ऑफ महाराष्ट्र, मीराबाई राजस्थान, सीता द क्वीन ऑफ पिम्पा। तो वो कौन सी वुमेन संत हैं जो बहुत ही अच्छी खासी शिव की भक्त थी? तो याद रखना वो कौन है, वो थी आपकी लाला ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ रिटन ऑन द रेशियल थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रेशियल थ्योरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने लिखा है आपसे पूछा गया है। बिपिन चंद्र, थॉमस ट्रॉटमन, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो याद रखना ये आपके थॉमस ट्रॉटमन ने लिखा था। रेशियल थ्योरी इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में किसने लिखा था? आपके थॉमस ट्रॉटमन ने। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन एन एसे ऑन सूफी फोक लिटरेचर इन द डेक्कन। तो आपके ऑप्शन थे नारायण राव, रिचर्ड एटन, जॉर्ज डेल या फिर कार्ल अर्न्स। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो जल्दी से बताओ 64 का राइट आंसर क्या होगा। तो वो थे आपके रिचर्ड एटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द चीफ काजी ड्यूरिंग अकबर रेन। तो चीफ काजी आपके अकबर के समय पे काल में कौन थे? बैरम खान, अब्दुल नाबी, अजीज़ कोका या जमाल खान? तो याद रखना कौन थे? अब्दुल नाबी, ठीक है। 66 में पूछा है, द मेन लोकेशन ऑफ चाइना फॉर ओवरसीज फॉरेन ट्रेड टिल द फर्स्ट अफीम वॉर वॉज नैंकिंग, कैंटन, हांगकॉन्ग या संघाई? तो ये आपकी जो अफीम वॉर हुआ था टिल इसके समय पर जो चाइना का ओवरसीज फॉरेन ट्रेड है वो कौन सी लोकेशन थी? कैंटन थी। कौन सी थी? कैंटन। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चाइना के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जापान के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। अगेन बुक एंड ऑथर सुमित सरकार इन हिज बुक ने स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल डिस्कस।
तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ये बुक आपकी सुमित सरकार के द्वारा लिखी गई है और इसने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है ये चीज़ पूछी है। रविंद्रनाथ टैगोर और उसके नेशनल राष्ट्रवादी के बारे में, अरविंदो घोष और उसके राष्ट्रवादी के बारे में, और द क्रिटिक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष, तो जो इन्होंने एक दूसरे की आलोचना की है उसके बारे में भी। तो अगर हम बात करें इस बुक के अंदर इन्होंने हर एक चीज़ की, तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ दीज डायनेस्टी अडॉप्टेड द टाइटल छत्रपास, तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी जिन्होंने टाइटल छत्रपास की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है कुषाण, संघ, शक या फिर मैत्रकास। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसने आपकी ये टाइटल को अडॉप्ट किया था? तो वो थी आपकी शक डायनेस्टी। ठीक है, 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ दीज बुक्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय माइकल मेस्टर एंड M.A. ढकी। तो कौन सी बुक में ये दो ऑथर जो है, ये बुक इन्होंने कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? मोनास्ट्री एंड गिल्ड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ तांत्रिक रिलीजन, स्पीकिंग ऑफ शिवा। तो याद रखना इन्होंने लिखी थी आपकी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स आपको प्रीवियस ईयर से याद करने पड़ेंगे क्योंकि बुक्स एंड ऑथर आपको पता है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शेरशाह म्यूजियम। तो शेरशाह म्यूजियम से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? इट इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज पॉन्ड, इट इज़ द फर्स्ट म्यूजियम मेड ऑफ मार्बल, इट वॉज अ बिल्ट ऑफ शेरशाह हिमसेल्फ, इट इज़ इन सासाराम। तो इसमें जो सबसे गलत बात जो कही गई है कि वो आपकी पहली ऐसी म्यूजियम है जो मार्बल से बनी थी, ये बात गलत है। क्यों गलत है इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। तो चलिए, 2019 के मैंने अभी तक आपसे 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगी। ठीक है, आपके पहले वाले क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसके 70 कर लिए हैं, तो इसके 40 और इसके 30 क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। बाकी के क्वेश्चंस मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। ठीक है, बाकी का इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और बाकी आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट के थ्रू, इन तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको नाइट में 9:30 PM पे हमेशा हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जितने चलाएं सारे करो। कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा उतना करो। और जिसमें डाउट है, आपने क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया लग गया है वीकनेस आपको किधर है, कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।